स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लड यानी रुधिर एक संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में ये 4 घटक मुख्य हैं: प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज। इन सभी घटक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है परिसंचरण में यानी ट्रांसपोर्टेशन में। कोई गैसों का आदान प्रदान करता है, कोई एंटीबॉडीज का आदान प्रदान करता है, कोई भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का आदान प्रदान करता है। और इस पूरे सिस्टम के लिए हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र बना हुआ है जिसमें बहुत सारी वेसल्स हैं और एक पंप करने योग्य अंग है जिसे हम पंप यंत्र भी कह सकते हैं या पंप अंग कहते हैं, जो कि हमारा हृदय है। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल सक्सीड इन साइंस में। और मैं अमित आज इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी मानव में वहन के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सिलेबस से अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अगर मैं डालूं तो वो आपको सबसे पहले पता चले। ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हमें आहार नाल में पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए, सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और उपापचय क्रिया के बाद उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि को कोशिका से बाहर निकालने के लिए होती है। अब इस परिसंचरण तंत्र को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक खुला परिसंचरण तंत्र जो कि कीट पतंगों में पाया जाता है, और एक बंद परिसंचरण तंत्र जो कि हमारे शरीर में और हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अगर हम अपने पंप अंग यानी हृदय की पोजीशन देखें तो वो वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में होता है। और इसके साइज को देखने के लिए आप सभी अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी की आकृति या साइज या शेप जो होगा वही हमारे हार्ट का होता है। इसका लगभग 300 ग्राम वजन होता है और सामान्य व्यक्ति में इसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर और अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इस इलेक्ट्रिक पंप को अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि वो एक तरफ से पानी को खींचती है और दूसरी तरफ पानी को फेंकती है। और मोटर का कार्य यही होता है कि बहुत प्रेशर से पानी को बाहर फेंके। यही कार्य हमारे शरीर में हमारा हृदय करता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं अवर पंप यानी हमारा पंप। इस पंप के अलग अलग भागों को समझने के लिए पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये 4 कक्षों का होता है मानव हृदय, जिसमें आपको 4 कक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये शॉर्ट में लिखे हुए राइट ऑरिकल यानी दायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल दायां निलय, लेफ्ट ऑरिकल बायां अलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, ये 4 कक्षों का बना मानव हृदय है। आगे बढ़ने से पहले नीला और लाल रंग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। नीला रंग डीऑक्सीजनेटेड यानी विऑक्सीजनित, अर्थात वह रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और नीला रंग यहाँ पे अशुद्धि का प्रतीक दिखा रहा है और लाल रंग यहाँ पे ऑक्सीजनेशन यानी इसमें ऑक्सीजन है इस रुधिर में, जो कि बाएं अलिंद और बाएं निलय में है। इसको हम ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित रुधिर भी कहते हैं। तो अगर क्रियाविधि देखी जाए तो सर्वप्रथम हमारे पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर दाएं अलिंद में आता है और दाएं अलिंद से वो दाएं निलय में जाता है और दायां निलय उसे लंग्स में यानी फुफ्फुस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के डिफ्यूजन हेतु भेज दिया जाता है। जब रुधिर में ऑक्सीजन गैस आ जाती है लंग्स के द्वारा, तब ये ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अलिंद में आ जाता है और बाएं अलिंद से ये बाएं निलय में आ जाता है। अब बाएं निलय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रुधिर को पहुंचाता है। अब अगर हम ये फोटो देखें, ये डायग्राम समझें तो समझना आसान हो जाएगा। इसमें हमें 4 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हिंदी में अलिंद और निलय कहते हैं।
हम देख सकते हैं कि अलिंद, दाएं अलिंद में एक महाशिरा निचले शरीर से आती है और एक ऊपर से, इसीलिए इसे हम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं, जो कि अपने डीऑक्सीजनेटेड यानी विऑक्सीजनित रुधिर को दाएं निलय में डालती है और फिर ये दायां निलय फुफ्फुस धमनियों द्वारा इस विऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस में भेज देता है। फिर ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस शिराओं से बाएं अलिंद में आता है और बायां अलिंद ऑक्सीजनित रुधिर को बाएं निलय में डाल देते हैं। यहाँ पे ये बहुत सरलता से देखा जा सकता है कि अलिंद में केवल रुधिर आता है और रुधिर को बाहर निकालने का कार्य निलय करते हैं। अलिंद और निलय के बीच में कुछ कपाट होते हैं, ये गेट लाइक यानी वेल्व जैसे कुछ आपको चित्र ये दिखाई दे रहे हैं। ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स होती हैं, त्रिवलन कपाट और ये द्विवलन कपाट। कपाट का कार्य जिस प्रकार अपने कक्षों में कक्ष से बाहर निकलने पर रोकना या किसी को अंदर आने से रोकना होता है, ठीक उसी प्रकार इन कपाटों का कार्य जब निलय अपने रुधिर को बाहर फेंकें तो ये वापस अलिंद में ना चले जाएं, उसका कार्य ये कपाट करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये कपाट अपनी विपरीत दिशा में मुड़ सकते हैं? तो इन कपाटों को, इन वेल्व्स को अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ने से रोकने के लिए ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें कॉर्डे टेंडिनी कहते हैं, वो इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ने से रोकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखें तो नीला और लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि फुफ्फुस शिराएं केवल ऐसी शिराएं होती हैं जो कि ऑक्सीजनित रुधिर को कैरी करती हैं और अन्य जितनी भी शिराएं होती हैं वो सारी शिराएं विऑक्सीजनित रुधिर को कैरी करती हैं। इसी प्रकार केवल फुफ्फुस धमनियां ऐसी धमनियां होती हैं जो विऑक्सीजनित रुधिर जिनमें बहता है, अन्य सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर होता है। बच्चों, धमनियों और शिराओं के ऊपर एक अलग वीडियो जल्द ही मैं बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो वीडियो बनाते ही आप तक सूचना पहुंच जाए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संकुचन, अलिंदों में होने वाला संकुचन रुधिर को निलय में भेजता है और निलय में फिर जब संकुचन होता है तो वो फुफ्फुस और पूरे शरीर में रुधिर को भेज देता है। यहाँ पे त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट को बहुत ही आसानी से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अब ये अलिंद में और निलय में संकुचन और फैलने हेतु दिशा निर्देश कहाँ से आते हैं? तो ये तो निश्चित है कि इसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क सिग्नल भेजता है साइनोएट्रियल नोड में और साइनोएट्रियल नोड जो कि राइट ऑरिकल यानी दाएं अलिंद के ऊपर स्थित है, एक बटन नुमा आकृति की, वो इलेक्ट्रिक शॉक, हल्का सा बिजली का झटका भेजती है जो कि इस ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है और ये पूरा झटका परकिंज फाइबर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये परकिंज फाइबर है। इनका डिटेल स्टडी आप अगली कक्षाओं में और हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये इसको सूचना देते हैं संकुचन के लिए और फैलने के लिए। ये ठीक उसी प्रकार होता है कि अगर आप एक फूला हुआ गुब्बारा अपने हाथ में पकड़े और उसके ऊपरी सिरे को दबाएं तो वो नीचे से फूल जाएगा और नीचे वाले सिरे को दबाएं तो वो ऊपर से फूल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हृदय में संकुचन का कार्य होता है। दोहरा परिसंचरण, यदि हम इस एनिमेशन को देखें तो इसमें हम देखेंगे कि रुधिर में जो हृदय में जो रुधिर आ रहा है वो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड यानी विऑक्सीजनित आ रहा है और ये ऑक्सीजनित होने के बाद में लंग से पुनः हृदय में आता है। अतः क्योंकि एक बार जो रुधिर हृदय में आया वो केवल एक ही बार ना आके 2 बार उसका परिसंचरण हो रहा है हृदय में, इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसी परिसंचरण में हम एक चीज और देखें तो 2 सर्किट यानी 2 परिसंचरण हमें देखने को मिलते हैं। एक जो हृदय और लंग्स के बीच में, फुफ्फुस के बीच में होता है
और एक हृदय और जो एक हमारी बॉडी के बीच में हो रहा है। जो हृदय और हमारे शरीर के बीच में होता है उसे हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं, और जो हृदय और लंग्स के बीच में होता है उसे फुफ्फुस परिसंचरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे अगर हम और ध्यान से अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इस पूरे चित्र में कहीं पे भी विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिल नहीं रहे हैं। अगर हम लंग्स को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जा रही है, और शरीर में देखें तो जो रेस्पिरेशन द्वारा CO2 बन रही है वो भेजी जा रही है और ऑक्सीजन ली जा रही है प्रोसेस के लिए। तो इसमें कहीं पे भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग आपस में मिलान नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर में होता है वो मानव और पक्षियों में एक उच्च श्रेणी के और उच्च दक्षतापूर्ण रुधिर को उपलब्ध कराता है। इस उच्च दक्षतापूर्ण रुधिर से तात्पर्य है इसमें उससे ऊर्जा अधिक मिलना, और इस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के तापमान को बाहर के वातावरण के तापमान से स्टैटिक रखना, स्थिर रखना होता है। इसको समझने के लिए यहाँ हमें लोअर एनिमल्स से अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपेयर करना आवश्यक है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स और बर्ड्स को लिया गया। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्ट डबल चैम्बर्ड यानी 2 कक्षों का है, यहाँ पे 3 कक्षों का है, यहाँ पे कुछ हद तक 4 कक्षों का है, परंतु इसमें भी पूरी तरह से बंटवारा नहीं है। परंतु मैमल्स में और बर्ड्स में यानी स्तनधारी जीव और पक्षियों में ये पूरी तरह से बंटवारा हो जाता है। अब जैसा कि हमने बताया ये उच्च दक्षतापूर्ण रुधिर को प्राप्त देता है और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमारा शरीर बाहरी वातावरण से अपने तापमान को अलग रख सकने में सक्षम बनता है। परंतु बाकी तीनों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिल जाते हैं, तो इन्हें अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के अनुरूप बदलने की दक्षता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय रेप्टाइल्स यानी छिपकलियां और जो ये मेंढक इस एनिमल्स होते हैं ये सब सुप्तावस्था में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अतः 4 कक्षों के हृदय की ये दक्षता है, बाकी अन्य कम कक्षों के हृदय के ऊपर। बच्चों, अब इसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में अवश्य नोट डाउन कीजिए। तब तक अपने घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपने अन्य दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।